नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद 2025 और 26 का बजट पास हो गया है। एनडीएमसी ने वित्त वर्ष अनुमानित 4,50,85 करोड़ के मुनाफे के साथ बजट के ट्रेड को जारी किया गया है, जिसमें नगर पालिका परिषद में अब मिस्ट स्प्रे लगाना होगा, रात में सफाई कार्यक्रम, ऊर्जा नगर निकाय बनाना, छात्रों के लिए इनोवेशन लिव सेफ सिटी जैसी चीजें शामिल है। एनडीएमसी का इस बार का बजट 5500 करोड़ का बजट पास हुआ है, जिसमें मॉडल स्कूल में बदलाव को प्राथमिकता देने का प्लान भी बनाया गया है। फिर छात्रों के लिए 6181 टैबलेट की खरीद हो या यूनिफॉर्म के रंग और डिजाइन हो। देखना होगा कि इस बार के बजट में एनडीएमसी क्या क्या नया करने वाली है। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन ने नई दिल्ली एनडीएमसी में गुजरात जैसी सुविधा दे सके, इस पर प्रयास करने की बात भी कही। विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी का बजट माननीय विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उसको लेकर हमने बजट पेश किया है। ये बजट जहां बिजली, पानी, सड़क की बात करता है, तो वहां अपने कर्मचारियों के आवास को ठीक करते हुए उनको फुल फैसिलिटीज के साथ डेवलप करने की बात करता है। ये बजट जहां सोलर, हर सूर्य घर योजना की बात करता है, तो सभी सोलर के जो पैनल्स हो वो हर एक घर के टॉप पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसके लिए एक डिटेल प्लानिंग है हमारे पास। 24/7 वाटर सप्लाई की जो कमिटमेंट है, जो माने प्रधानमंत्री जी की, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो, चाहे घर जल योजना हो, उसकी जो कमिटमेंट है, जब अंडमान के आखिरी व्यक्ति तक घर तक पानी पहुंचा सकने का संकल्प माने प्रधानमंत्री जी का है, तो उसी संकल्प के साथ हमने भी 24/7 पानी के लिए डिटेल योजना बनाई है। इस बजट में आने वाले दिनों में ये शहर, एक शहर देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल राजधानी, तो इस शहर में किस तरह से इसके डेवलपमेंट प्लान तरीके से और अच्छा हो, चाहे रोड हो, चाहे स्ट्रीट फर्निशिंग हो, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, उन सब के लिए भी डिटेल प्लानिंग है। और आर्ट और कल्चर को लेकर एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की तैयारी है, एक अलग आर्किटेक्चर बोर्ड। तो झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुफ्ती खालिद को एनआईए की टीम ने छोड़ दिया है। करीब 16 से 17 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत से मुक्त किया गया है। घर में पूछताछ के बाद खालिद को साइबर थाने ले गई थी पुलिस। रात में मुस्लिम इलाकों में घूमती रही पुलिस। हंगामा करने वाले 10 नामजद के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घर में पूछताछ के बाद खालिद को साइबर थाने ले जाया गया था, जहां पर पुलिस प्रशासन ने उनसे पूछताछ की गई थी। बताया जा रहा है कि 6-7 घंटे एनआईए और एटीएस की टीम ने खालिद से पूछताछ की। उसके बाद उन्हें साइबर थाने ले जाया गया, जहां पर उनसे पूछताछ की गई है। यानी कि करीबन 16 से 17 घंटे उनसे पूछताछ की गई है और अब उन्हें हिरासत से मुक्त कर दिया गया है। उनको उनके घर पर छोड़ दिया गया है। घर में पूछताछ के बाद साइबर थाने भी ले गई थी पुलिस प्रशासन। मुस्लिम बहुल इलाके, संवेदनशील इलाकों पर पुलिस प्रशासन निगरानी बरती हुई है। तो खालिद को अब हिरासत से मुक्त कर दिया गया है। करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी शेखुगुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं। शेखुगुल, करीब 16 से 17 घंटे उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछताछ किया गया है खालिद से। उन्हें साइबर थाने भी ले जाया गया था। तो बता दूं, एनआईए और एटीएस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। मुफ्ती खालिद जो है, ये ऑनलाइन क्लासेस लिया करते थे दीनी तालीम की, और ये लोकल और इंटरनेशनल बच्चों को भी, देश विदेश के बच्चों को दीनी तालीम दिया करते थे, जिसके चलते इनके घर पे छापेमारी कार्रवाई की गई है, जिसमें इनको घर पे ही रखकर कम से कम 8 से 10 घंटे की पूछताछ की गई। जब इनके पास से कुछ साक्ष्य एनआईए को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद ये इनको लेकर घर के बाहर निकलते हैं पुलिस लाइन के लिए, सभी क्षेत्रवासियों द्वारा वहां पर जमघट लगा लिया जाता है और पुलिस के साथ बदतमीजी की जाती है। और कुछ लोगों द्वारा मस्जिद से ऐलान भी कर दिया जाता है कि मुफ्ती खालिद को ले जाया जा रहा है, सभी क्षेत्रवासी घर के बाहर आ जाए। जिसके बाद टीम को काफी दिक्कत और परेशानियां होती हैं।
क्षेत्रवासियों द्वारा धक्का मुक्की और बदतमीजी भी की जाती है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत। शेख गुल, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। खालिद को एनआईए की टीम ने पूछताछ के बाद अपनी हिरासत से उनके घर पर छोड़ दिया गया है। हालांकि अभी माहौल में तनाव है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। खालिद से उनके घर पर और एनआईए विभाग थाने ले जाकर पूछताछ करती है। साइबर थाने में भी उनसे पूछताछ की जाती है। एनआईए ने पूछताछ के बाद मुफ्ती खालिद को छोड़ दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन पर टीम ने कई लोगों ने हमला किया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो झांसी में एनआईए और एटीएस की ये संयुक्त कार्रवाई हुई थी, जिसमें खालिद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी शेख गुल लगातार बने हुए हैं। शेख गुल, अब पूछताछ हो गई है, एनआईए को कुछ साक्ष्य भी मिला है, जैसा कि आप बता रहे थे। क्या कुछ वो दस्तावेज मिले हैं, क्या कुछ जानकारी एनआईए के हाथ लगी है खालिद को लेकर? जी, उनके पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल के व्हाट्सएप में काफी ऐसे नंबर उनको प्राप्त हुए हैं। कुछ किताबें भी उनके घर से बरामद हुई हैं, लैपटॉप में भी कुछ डेटा उनको प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर वो वहां से निकले थे खालिद को लेकर पुलिस लाइन में पूछताछ करने के लिए। मगर उसी दौरान क्षेत्रवासी इकट्ठे हो जाते हैं और एनआईए और एडीजी के साथ बदतमीजी करते हैं। उस समय लोकल फोर्स भी वहां पर मौजूद थी और लगातार मस्जिदों से ऐलान भी होने लगा था मुफ्ती खालिद को ले जाया जा रहा है, जिसके चलते सभी क्षेत्रवासी और जल्दी इकट्ठे हो गए। काफी मशक्कत के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच में लाया गया और उसी दौरान कुछ युवाओं द्वारा मुफ्ती खालिद को लेकर वहां से भाग गए थे और मस्जिद में छुपा दिया था। तो पुलिस को उस दौरान काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस एक्शन मूड में नजर आई है। और आज पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की उन लोगों के ऊपर जिन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की थी। 10 नामजद व्यक्तियों और 100 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। और जो 100 अज्ञात बताए जा रहे हैं, उसमें पुलिस और महिलाएं दोनों ही सम्मिलित हैं अज्ञात में। जी, यानी कि पुरुष और महिला दोनों पर ही एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस प्रशासन एक नए एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है शेख गुल। लेकिन अब सवाल यही है, क्योंकि अब हिरासत में लिया गया है, इसके बाद जो वहां का इलाका है वो अब बेहद संवेदनशील हो गया है। ऐसे में आज जुम्मे की नमाज भी होनी है शेख गुल, इसको लेकर प्रशासन किस तरीके की तैयारी के साथ वहां पर मुस्तैद है? क्या कुछ प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, बता दूं, जब से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद से लगातार कल रात से पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा की जा रही है क्षेत्रों में। और आज जुमे का भी दिन है, जिसको लेकर जगह जगह भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है और जगह जगह ड्रोनों से इन पर निगरानी रखी जा रही है कि किसी प्रकार की कोई अभद्रता फिर से ना हो पाए। पुलिस प्रशासन के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। सभी चौराहों पर पुलिस खड़ी हुई है, वज्र फोर्स लगाया गया है और भी अधिक फोर्सेस को यहाँ पर बुलाया गया है। जी, यानी कि ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। बहुत शुक्रिया शेख गुल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खालिद को अब हिरासत से छोड़ दिया गया है और ऐसे में वहां पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त करती हुई भी नजर आ रही है। खबरें बढ़ते हैं आगे। कानपुर आईआईटी की एक छात्रा ने कानपुर में तैनात आईपीएस एसीपी मोहसिन पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार एसीपी आईआईटी से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं इस पर रिसर्च स्कॉलर से नजदीकी बढ़ गई। एसीपी ने उससे प्यार में फंसाकर रेप किया। एसीपी के शादीशुदा होने के साथ साथ कई सच्चाई सामने आने पर पीड़िता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लिया है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने एसीपी के खिलाफ रेप समेत कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है। डीसीपी अंकित शर्मा ने बताया कि आरोपी एसीपी को तत्काल प्रभाव से लखनऊ हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ है ये पूरा मामला और युवती ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं? जिन पर दुष्कर्म का आरोप लगा है 2013 बैच के पीपीएस अफसर हैं और ये 12 दिसंबर 2023 के कलेक्टरगंज एसीपी की पोस्ट पर तैनात किए गए थे और इसके बाद जुलाई 2024 में
इन्होंने IIT कानपुर से क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई की शुरुआत की, जिस दरमियान पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक छात्रा से इनके नजदीकी संबंध बने और इन्होंने खुद को जो है अविवाहित बताया और उसके साथ अंधेरे में रखने के बाद उसके साथ जो है उसका शारीरिक शोषण किया और धीरे धीरे जब यह मामला निकल करके सामने आया कि इनकी शादी हो चुकी है तो उन्होंने ये बताया कि अपनी पत्नी को तलाक देंगे और वो उसके साथ लगातार उसके साथ रिलेशन में रहेंगे। 2 दिन पहले जब पीड़िता की बात मोहसिन खान की पत्नी से हुई तो पता यह चला कि उन्होंने अब तक किसी तरीके की तलाक की बात नहीं की है और उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहद अच्छी चल रही है। जिसके बाद जो पीड़िता है वो डिप्रेशन में आ गए, उसने कल्याणपुर थाने में इनके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में FIR दर्ज करवाई। जिसके बाद कानपुर जो है आला अधिकारी है उन्होंने लखनऊ इन्हें हेडक्वार्टर इनको अटैच करवाने की व्यवस्था कराई, जिसके बाद इनको लखनऊ अटैच कर देगा। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि जो खुद ही क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हो और समाज की रक्षा करने के लिए कानपुर पुलिस के रूप में तैनात किया गया और वही इतना बड़ा क्राइम करता है, छात्रा को गुमराह करता है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। तमाम ऐसे मामले निकल करके सामने आ रहा है कि कानपुर में जब से इनकी तैनाती हुई है तब से तमाम सटोरियों से इनके संबंध रहे। पुलिस जवान में थाने में तैनात लोग हैं वो लगातार बता रहे हैं कि आपराधिक व्यक्तियों को छुड़वाने का ये काम करते रहे। इनकी इससे पहले वो आगरा में तैनात रहे तो वहां पर भी इनके कई शिकायतें निकल करके सामने आई। SSP पे इनकी शिकायतें हुई लेकिन साक्ष्य न होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार इनकी यानी कि गौरव मोहम्मद मोहसिन खान के खिलाफ कई बार शिकायत मिल चुकी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके पीछे कहाँ लूप होल्स है? साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन दोनों के बीच ये जो लव कनेक्शन था कब से चल रहा था और क्या इसकी जानकारी किसी परिवार वाले को भी थी या फिर नहीं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से IIT के प्रोफेसर हैं उन्होंने अपना एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरीके से IIT की छात्रा के साथ एक पुलिस अधिकारी लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, हालांकि उस पर कार्रवाई की गई है और पुलिस की कार्रवाई में वो अपना सहयोग भी करेंगे। उसकी निजता का हनन न हो इसका ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्रवाई करे और तमाम मीडिया संस्थानों से भी उन्होंने इस बात की अपील की है कि उसकी निजता का हनन न हो। तो जिस तरीके से 2024 में जुलाई 2024 में इन्होंने IIT में अपना वो एडमिशन करवाया और लगातार क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दरमियान वो जो है छात्रा से संपर्क में आए थे और इसी बात से लगातार उनसे संबंध भी बनते चले गए। आपको बता दें कि जिस तरीके से इन पर लगातार आरोप लगते रहे क्योंकि पुलिस में जिम्मेदार पद पर थे, बड़े अधिकारी थे, तो जाहिर तौर पर इनके सामने कोई शिकायत करने को तैयार नहीं होता था और यही वजह रही कि तमाम आरोप तो लगते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार पीड़िता ने खुद को स्टैंड किया और जब वो डिप्रेशन में चली गई, लगातार उसका इलाज भी चल रहा है। आलोक वाजपेयी है जिनके निर्देशन में उनका इलाज चल रहा है, लगातार उसकी स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जब पीड़िता ने खुद स्टैंड लिया और शिकायत की है उसके बाद अब कार्रवाई होती नजर आई है। सवाल यह भी है कि जो ट्रैफिक ADCP है उनके नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया और पूरे मामले की जांच होगी, उसका मेडिकल भी कराया जाएगा और हर CCTV को खंगाला जाएगा। जाहिर तौर पर जब इनके आरोपों की पुष्टि हो जाएगी तो बड़ी कार्रवाई निकल करके सामने आएगी जो नजीर भी बनेगी। जी रीति, यानी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। ये बेहद संगीन मामला है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं गौरव, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर जयपुर से है जहां प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस भर्ती परीक्षा को लेकर कई गिरफ्तारियां की है। दावे किए गए हैं कि बड़े मगरमच्छ भी जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन अब तो छोटी मछलियां भी छूट रही है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ट्रेनी थानेदारों में से 16 को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने इन 16 आरोपी ट्रेनी थानेदारों को जमानत दे दी है। इस केस के कुछ आरोपी को पहले जमानत मिल गई थी। हाई कोर्ट ने नकल कराने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभी भी आरोपी कई ट्रेनी थानेदार जेल में बंद है। इस मामले की जांच SIT कर रही है। हाईकोर्ट जस्टिस गणेश राम मीना की एकल पीठ ने इसकी जमानत याचिका मंजूर की है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में नकल कराने के आरोपी सुरेश साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो नकल कराने वाले आरोपी की याचिका खारिज हुई है। अब इस पूरे मामले पर कई सवाल उठने लगे हैं। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का ये पूरा मामला है जिसमें गिरफ्तारी का दावा लगातार किया जा रहा था। इसके जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ने को लेकर दावा किया जा रहा था, लेकिन अब जो छोटे आरोपी हैं
वो भी छूटते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ट्रेनी थानेदारों में से 16 को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, लगातार ये कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी आरोपी होंगे उन्हें छूट नहीं मिलेगी, किसी तरीके का राहत नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, थानेदारों में से 16 जो थे उन्हें हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बड़ा सवाल है सरकार की कार्यप्रणाली और उनके पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट फैसला लेती है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल जवाब नहीं है, लेकिन बशर्ते ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के लिए सरदर्द बन चुका है, जहां पर राज्य सरकार ने जब किसी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और सरकार 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई अपनी योजनाओं को गिना रही है, लेकिन ऐसा ही भर्ती पेपर लीक मामला भजनलाल सरकार की शपथ ग्रहण से ही चल रहा है। जिस मामले को लेकर सरकार बार बार कहती आई है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन जो ट्रेनी अभ्यर्थी थे एसआई भर्ती के, उन 16 अभ्यर्थियों को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी और फिलहाल जो 16 अभ्यर्थी है जो एसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं उन पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। बिल्कुल, तो ऐसे में कुलदीप, सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने किस बुनियाद पर, किस दलील के अनुसार से इन्हें राहत दी है, इन्हें जमानत दी गई है? देखिए, पेपर लीक मामले में किसी को भी दोषी ठहराना, क्योंकि एक बड़े स्तर पर राजस्थान पूरे प्रदेश के अंदर ये पेपर जारी किया गया और कई दावे किए गए कि पेपर पहले से लोगों के पास था, पेपर में पहले कई बार ये दावे किए गए, लेकिन इस बात में कोई बुनियाद नहीं नजर आई हाईकोर्ट को, जहां पर ये बात कही गई कि जो पेपर है वो फर्जी है, पहले से अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंचा। लेकिन अब वो फिल्टराइज कैसे किया जाए कि किन किन लोगों के पास पेपर पहुंचा, किन किन लोगों ने पेपर खरीदा और किन किन ने वो पेपर खरीद कर परीक्षाएं दी है, और कौन ऐसे अभ्यर्थी है जो उन पेपरों से पास हुए जो पहले से ही लोगों के पास पहुंचे थे। हालांकि अब दावा कोई भी किसी भी अभ्यर्थी के नाम लिख देना कि उन्होंने इस पेपर को खरीद कर यहाँ पर पास किया है, तो उस बुनियाद को कोर्ट नहीं समझ पा रही है। अब राज्य सरकार के पास एक ही जो अब बचा हुआ, बिल्कुल, ऐसे में 16 ट्रेनी थानेदारों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अब इस पूरे मामले पर सियासी तापमान भी गर्म नजर आ रहा है। कुलदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलडोजर चलाकर तोड़े गए मकान और दुकान, चक मार्ग भूमि गाटा संख्या 576 की जमीन पर था कब्जा। नोटिस देने के बाद की गई है बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान प्रशासन समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे। रुपई ढिहा के बाबागंज कस्बा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नोटिस देने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तो बुलडोजर चलाकर बहराइच में मकान तोड़े गए हैं, दुकानों को ध्वस्त किया गया है। चक मार्ग भूमि गाटा संख्या 576 की जमीन पर कब्जा था। नोटिस देने के बाद इस बुलडोजर की कार्रवाई को इस तरीके से अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन समेत पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे। रुपई ढिहा के बाबागंज कस्बा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी रही, तैनाती भी रही। तो बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त किया गया है। बहराइच का ये पूरा मामला है। वहीं मेरठ में तमंचे के बल पर युवक ने युवती का दिन दहाड़े अपहरण किया। घर में घुसकर युवक ने युवती का किडनैप किया है। वहीं शोर सुनकर पहुंचे लोग को गोली मारने की धमकी भी दी। कार से अपहरण कर युवती को आरोपी साथ ले गया। युवती की मां ने पुलिस में शिकायत कर एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बताते हुए युवती की तलाश में जुटी हुई है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के मदीना कॉलोनी का बताया जा रहा है। अब आपको सीधे ले चलते हैं प्रयागराज, जहां प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ की महातैयारियों का जायजा लेने के लिए वो प्रयागराज पहुंचे हैं, संगम नगरी पहुंचे हैं। गंगा घाट पहुंचकर वो नाव में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।
साल 2025 में महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी, आगाज होगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, तमाम सरकार की तरफ से तमाम तैयारियों का निरीक्षण किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज के दौरे पर है, संगम नगरी पहुंचे हैं, निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा घाट पर पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। गंगा घाट पर वो पूजा अर्चना भी करेंगे, साधु संतों से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। उनके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का महाकुंभ को लेकर महातैयारियों का आज वो जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। तो गंगा घाट पर वो मौजूद है, जहां पर वो सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में वो पूजा अर्चना भी करेंगे गंगा घाट पर। इससे कुछ दिन पहले यानी कि 15 दिन में 3 बार सीएम योगी आदित्यनाथ भी संगम नगरी पहुंच चुके हैं और कई बार वो निरीक्षण करते हुए नजर आए। आज प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है। आज प्रयागराज को कई परियोजनाओं का सौगात देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी संगम नगरी को सौगात देंगे, 7,000 करोड़ परियोजनाओं का सौगात देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो लोगों से संवाद भी करेंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। प्रयागराज के दौरे पर है, उनके साथ साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी वहां मौजूद है। तो पीएम मोदी यहां विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए, कुंभ मेले की तैयारियों के जायजों के लिए आज संगम नगरी पहुंचे हैं। आज कुंभ कलश का पूजन भी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। पूजन में उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज को कई सौगात देते हुए नजर आएंगे। कुछ ही देर में कलश पूजन किया जाएगा। कुंभ कलश का पूजन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, उनके साथ आनंदीबेन पटेल भी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी रिवर क्रूज पर सवार हुए और संगम नगरी का आज निरीक्षण करने और महाकुंभ का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।